तक कि जो हमारी जबान है उससे भी हमें नेग्लेक्ट कर दिया। तो एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन जो हमारे साथ हो रही है, उस चीज को हम चल के आगे बात करेंगे। बड़ी दुखदायक बात है कि SRO 412 2009 में जारी होता है और 2017 में वो 425 बन जाता है। और बड़े प्यार से, जैसे कहावत है ना, घी में से बाल निकाल दिए जाते हैं, वैसे ही सिखों को उस राइट से डिप्राइव कर दिया गया। क्या आपको नहीं लगता है कि कोर्ट को नॉक करना चाहिए, या आप कोर्ट में गए हैं? यस सर, ये जो SRO 412 2009 में निकाला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निकाला था, इन्होंने रिजर्वेशन दी थी, इन्होंने एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया था कश्मीरी यूथ्स, माइग्रेंट यूथ्स को, माइग्रेंट यूथ्स को 412। तो वी अप्रिशिएट दैट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये जो स्टेप था बड़ा वाइज स्टेप था, क्योंकि जो घर बार छोड़ के आए थे उन लोगों को मिला। उसके बाद यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने 2017 अक्टूबर में उस SRO को मॉडिफाई करके एक दूसरा SRO निकाल दिया 425, और उसकी परिभाषा क्या दी कि ये जो नॉन माइग्रेंट्स हैं, ये नॉन कश्मीरी पंडित हैं, राइट, बाकी माइनॉरिटीज को उन्होंने बिल्कुल ओमिट कर दिया जी। उसके बाद हमने इसका कोर्ट का दरवाजा भी ना किया जी, लेकिन कोर्ट ने भी उसमें हमको कोई रिलीफ नहीं मिला, राइट। हाला वी रीच्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर को, प्राइम मिनिस्टर को, ऑल द ऑफिसर्स, स्टेट गवर्नमेंट को, सब ने एश्योरेंसेस दी कि आपके साथ नाइंसाफी हुई है। रिसेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब यहाँ के स्टेट के, वो कहते हैं ये आपके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है, मैं इसको रेक्टिफाई करूंगा, मैं एक पैकेज दूंगा। लेकिन फिर रिसेंटली इन द मंथ ऑफ जनवरी, 27 जनवरी को एक और एडवर्टाइजमेंट निकल दिया SSR की तरफ से, 89 पोस्ट फिर डिक्लेयर हुई हैं, लेकिन उनमें भी सेम पोजीशन, उनमें भी हमारे लड़कों को कोई हक नहीं है फॉर्म भरने का, वहां भी नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित आए और माइग्रेंट्स आए हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ जो पहली गवर्नमेंटें थी, या जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हुकूमत है, हमारे साथ ये सलूक जो हो रहा है, इससे सिख कम्युनिटी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है इस वक्त तक, और इकोनॉमिकली हम बहुत पीछे जा रहे हैं। हालांकि मिलिटेंसी में वी स्टूड लाइक ए रॉक इन द कश्मीर वैली एंड फेस्ड ऑल द एट्रोसिटीज ऑफ मिलिटेंसी। इस वक्त तक हमारे 288 आदमी इस वक्त तक डेथ हुई है हमारे जो मिलिटेंसी रिलेटेड इंसिडेंट्स में, हमने भी पूरा शेयर दिया है। लेकिन जब मुराद की बात आती है, वहां से कम्युनिटी को साइड किया जाता है। सुखवंत सिंह जी, आपको नहीं लगता है कि जो माइनॉरिटीज के लोग कश्मीर में ठहरे रुके आतंकवाद के दौरान, वो डिजर्व करते हैं कि उनको नौकरियां भी मिलनी चाहिए और आर्थिक सहायता भी मिलनी चाहिए, और सरकार का हाथ उनके सिर पे होना चाहिए? देखिए जी, ये हमारा जो आइन है जी, ये सबके लिए बराबर है जी, किसी कम्युनिटी की डिस्टिंक्शन नहीं, कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं जी। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि अगर आप नॉन माइग्रेंट कश्मीरी पंडित्स के लिए कोई एक पैकेज निकालते हैं, वो पहले था नॉन माइग्रेंट कश्मीरी, जिसको बाद में मॉडिफाई करके नॉन कश्मीरी माइग्रेंट पंडित कर दिया गया जी, जी। अब दो कम्युनिटीज रह रही हैं, अगर वो भी मिनॉरिटी में हैं, हम उनसे ज्यादा माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी में हैं, बिल्कुल। अगर हम उनसे ज्यादा माइक्रोस्कोपिक मिनॉरिटी में हैं, तो उस कम्युनिटी को अकोमोडेट किया जा रहा है, तो इनको छोड़ा जा रहा है, ये किस आइन की धारा में लिखा हुआ है, राइट। पहले तो ये देखना चाहिए। अगर बहुत आसानी से कह दिया जाता है कोर्ट में चले जाओ, चले जाएंगे कोर्ट में, जब तक कोर्ट में जाते गए भी कोर्ट में इतना हमें इंसाफ मिला नहीं। लेकिन सवाल तो आ जाके यहाँ पैदा हुआ कि जो हमें मिलना था उससे तो हमें डिप्राइव कर दिया गया। अब हम दरवाजे खटखटाते रहें, कभी पॉलिटिकल दरवाजे खटखटाएं, कभी होम मिनिस्टर साहब से मिले, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर को खटखटाएं, या लोकल गवर्नर साहब के पास आए, लेकिन हल तो कोई नहीं ना निकल रहा। बच्चे तो हमारे खराब हो रहे हैं, बच्चे तो डिप्राइव हमारे हो रहे हैं, मींस हमारी फ्यूचर जनरेशन को ये खराब कर रहे हैं। अब की तो जो है सो है, लेकिन अगला जो फ्यूचर है वो भी हमारा खराब कर रहे हैं जी। जगमोहन जी, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली आपको मिली, आपके कुछ नेता मिनिस्टर्स भी बने, कुछ MLC बने। चलो, हर एक पार्टी की अपनी अपनी मजबूरियां रहती हैं, किसी कम्युनिटी को रिप्रेजेंटेशन देनी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि उन्होंने अप्रोप्रिएट प्लेटफॉर्म पर जाकर के अप्रोप्रिएट रोल प्ले नहीं किया? नहीं, बात सही है। मैं आपसे ये बताऊं कि हमारे कुछ सिख नेता जो रहे हैं, जैसे अगर मैं शुरुआत करूं, बुद्ध सिंह त्यागी जी हैं,
बुद्ध सिंह त्यागी जो थे वो केएस अफसर थे या एस अफसर थे, छोड़ने के बाद उन्होंने रियासत में लोगों की बात करना शुरू की और उनका कंट्रीब्यूशन ऐसे था कि जो लैंड टू द टिलर की बात थी, जो शेख साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू में बात की, इन्होंने उसको अपनाया और ये कहा कि साहब नहीं, कि साहब आप यहाँ जो लैंड टिलर है, हमारा मतलब है कि सिख नेता जब ऊपर जाता है वो फिर वैसी बात नहीं करता कि भाई वो खाली कम्युनिटी की बात करता है, वो ओवरऑल सोसाइटी की बात करता है। अभी हरबंस सिंह आजाद जो रहे वो 15 साल मिनिस्टर रहे, अर्ली मैं आपसे बता रहा हूँ 60-70 में भी रहे, लेकिन JNK कॉन्स्टिट्यूशन जब बना वो उसके बाद हम कॉन्स्टिट्यूंट मेंबर थे और ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बना, उनका कंट्रीब्यूशन इतना था। मेरा कहने का मतलब साफ ये है कि सिख नेता जब भी आगे आते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, तब वो बात जो करते हैं वो समुचे तौर पर सबकी बात करते हैं, वहां वो खाली सिखों की बात नहीं करते। लेकिन इन लोगों ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है जम्मू कश्मीर की सोसाइटी के लिए, डोगरे के लिए, कश्मीरी के लिए, पंडित के लिए, मुस्लिम के लिए। लेकिन हमेशा उन्होंने जब भी बात हमारी रखी, मतलब मैं आपको बताऊं से एक MLA थे हमारे सिख नेता, तो उन्होंने JNK कॉन्स्टिट्यूशन जो था, ये सिख गुरुद्वारा एक्ट जिसको इंट्रोड्यूस किया असेंबली में, जिसे उस वक्त पास किया गया, लेकिन उसके बाद हमने कई बार बोला कि साहब उसको अमेंडमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि जब वो एक्ट लागू हुआ था तब हमारे पास फ्यू डिस्ट्रिक्ट थी, अब डिस्ट्रिक्ट जो है वो एडिशन हो गई और वो एक्ट जो है वो अब बिल्कुल फिट नहीं है इस सिनेरियो में। अभी वही बात हमने गवर्नर के सामने रखी कि साहब हमें गुरुद्वारा एक्ट या तो आप नया दीजिए या उसमें अमेंड करने के लिए कमेटी बना के उसको नए तरीके से प्रपोजल, ताकि हमारी सिखों की जो गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी है वो सेफ हो, क्योंकि हमारे गुरुद्वारा के साथ बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और बहुत से ऐसे लोग आ चुके हैं हमारी सियासत में जो उस प्रॉपर्टी पर हावी हो रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। तो इस लिहाजा हमें एक अच्छे ढंग से जो है सरकार को पूछना चाहिए। हमारे सिख रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सी पार्टीज में हैं, बहुत सी जगहों पर बैठे हैं, एक्स MLAs हैं, इनसे मिलके एक बात करके जो सिखों की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक जो भी कुछ हुआ है वो ये है कि इंडिविजुअल लेवल पे, पार्टी लेवल पे हम लोगों ने बात रखी, गवर्नर्स को बहुत से डेलीगेशन मिलते हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन वो फाइनली कोई डिसीजन लेने में बिल्कुल बाबू सिंह जी, ये जगमोहन सिंह जी कह रहे हैं कि एक्ट में अमेंडमेंट होनी चाहिए, यहाँ तो चुनाव ही नहीं करवाए जा रहे हैं। कितनी नॉन सीरियसनेस है सरकार में, चुनाव डिले हो रहे हैं, हर स्टेट में चुनाव हो रहे हैं, असेंबली के चुनाव हो गए, पार्लियामेंट के चुनाव हो गए, लेकिन ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के बोर्ड के चुनाव नहीं करवा पा रहे। सर ये लेम एक्सक्यूज गवर्नमेंट कह रही है कि पेंडेमिक है, कोविड है, लेकिन जहां असेंबली लाखों वोटर जहां पे थे, बंगाल की बात कर लो, आसाम की बात कर लो, जहां पे लाखों के नंबर्स में वोटर्स थे, वहां पे इलेक्शन किए गए, लेकिन गुरुद्वारा इलेक्शन इन JNK दे वर डेफर्ड। अब ये पता नहीं गवर्नमेंट हमको या तो आपस में लड़ाना चाहती है या हमको डिवाइड करना चाहती है या हमारी पार्टीबाजी को ये बढ़ावा देना चाहती है, क्योंकि इस पार्टीबाजी से क्या होगा कि हमारे गुरुद्वारा इलेक्शंस जो डिले होते हैं उससे हमारी गुरुद्वारा की प्रॉपर्टी जो है वो मिसमैनेज हो रही है जी। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट से, इवन कोर्ट ने आज इनको फटकार भी दी है स्टेट चीफ सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी को कि भाई आप नोटिस बताओ, उनको जवाबदेही मांगी है, इसलिए वो डिले कर रहे हैं क्योंकि वो नॉन सीरियस ले रहे हैं इस इलेक्शन को, सिख कम्युनिटी को वो नॉन सीरियस ले रहे हैं। अदरवाइज हमारे 43 साल हो गए इस पे एक्ट को लगे हुए, 26 साल हमारा जो है गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां इलेक्टेड रही और 27 साल यही नॉमिनेटेड जो एडॉकिज्म इख्तियार किया है। ये इतना नॉन सीरियस मैटर ये गवर्नमेंट ले रही है सिख कम्युनिटी के लिए जी। सुचवंत सिंह जी, आपसे ये जानना जरूरी हो गया मेरे से कि जो ये गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियां होती हैं, बोर्ड होती हैं, फिर जब इनके बड़े बड़े समारोह होते हैं तो उस दौरान वो एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म बन जाता है, और मुझे लगता है कि ऐसा कोई चीफ मिनिस्टर नहीं होगा जो आपके प्लेटफॉर्म पे आकर के ये नहीं कह के गया होगा पंजाबी को हम रिस्पेक्ट दिलवाएंगे, लेकिन होता कुछ नहीं। उस मंच का इस्तेमाल करते हैं, हमदर्दी बटोरते हैं और निकल जाते हैं। इस मंच को नॉन पॉलिटिकल बनाने की जरूरत है कि नहीं?
देखिए जी, गुरुद्वारा जो 73 एक्ट जो जम्मू कश्मीर स्टेट का है जी, बिल्कुल उसमें क्लैरिटी है। उसमें छोटी मोटी नहीं, काफी सारी अमेंडमेंटों की जरूरत है। खैर तो वो सब्सिक्वेंट सब्जेक्ट है। अमेंडमेंट की तो सब तब सोचें जो प्रेजेंट एक्ट है उसको तो पहले इम्प्लीमेंट करें। आपको मैं एक हैरानी की बात बता रहा हूँ, ये जो गुरुद्वारा इलेक्शन जो लास्ट हुई थी इसको कम से कम 10 साल हो चुके हैं। और होता क्या है कि एक वायद हमारा एक्ट है जम्मू कश्मीर स्टेट का, जहां नीचे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर सेपरेट गुरुद्वारा कमेटीज हैं ताकि वो डिस्ट्रिक्ट के गुरुद्वारों को मैनेज करें, और डिवीजनल लेवल पर एक बोर्ड का मेंबर आते हैं श्रीनगर से, जम्मू से, और फिर चेयरमैन है बोर्ड का। 10 साल की पिछली इलेक्शन में जो इलेक्शन हुई, कमेटियां तो बन गई, बोर्ड का कहीं हुआ नहीं। जिसने ओवरऑल कंट्रोल करना था वो बना, इलेक्शन ही कोई नहीं हुआ, मतलब पॉलिटिकल रह गया, लेकिन पॉलिटिकल स्टेज यूज करते रहे। हमें ये दिक्कत नहीं किसने की, क्यों की, वो बात नहीं है। जिसने की ठीक की, लेकिन इंटेंशन वाज नॉट गुड। एक्ट जो होना चाहिए था इम्प्लीमेंट वो हो नहीं पाया। सिंह जी, इंटेंशन बिल्कुल उसी वक्त स्पष्ट हो जाती है जब आप इस चुनाव के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं प्रचार में। इससे मानसिकता साफ जाहिर हो जाती है कि वो सेवा नहीं करना चाहते हैं, गुरुद्वारे की प्रॉपर्टी पर उनकी निगाह है। ये बिल्कुल गुरुद्वारे प्रॉपर्टी पर बिल्कुल निगाह है, और दूसरा पॉलिटिकल एक एंगल बनता है। एक बड़ा अच्छा सॉलिड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म मिल जाता है, जो प्लेटफॉर्म को वो फुली एक्सप्लॉइट करते हैं, फुली यूज करते हैं, कम्युनिटी को डिवाइड करते हैं। कम्युनिटी डिप्राइव हो जाती है, वो पॉलिटिकली हो, वो इकोनॉमिकली हो, वो रिलीजियसली हो, किसी एंगल से भी आप देखेंगे तो कम्युनिटी को वो बहुत बड़ी सेटबैक मिलती है, जिसकी वजह से हम बहुत पीछे चले गए हैं। आज की हालत ये है, जो आज की सिखों की हालत है, वो कश्मीर में हो या जम्मू में हो, मेरा ख्याल इससे वर्स्ट हो नहीं सकती। आप 1940 से हम जब से असेंबली बनी तब से देखें, हमेशा हमारा सिख कोई ना कोई मंत्री रहता था। लेकिन महबूबा जी के आने के बाद, मुबारक हो इनका, थोड़ी देर मंजीत जी रहे थे पहले, ही वॉज द लास्ट मिनिस्टर। हालांकि सरदार हरबंस सिंह जी बड़ी देर रहे, डॉक्टर हरभजन सिंह जी रहे, दूसरे हरबंस सिंह जी रहे, बहुत बार मिनिस्टर रहे। लेकिन दूसरी बार जब हरबंस सिंह जी को बनाया तब भी क्राइसिस के वक्त बनाया। तो ये जो पॉलिटिकल लोग आते हैं, नो डाउट ये जहां अपनी कम्युनिटी का कुछ ना कुछ इंटरेस्ट को वाच करते हैं, तो नेचुरली इनको ओवरऑल ही हमेशा, क्योंकि हमारा तो बेसिक कंसेप्ट ही यही है, सर्वत का भला, सबका भला करना है। हमारा कंसेप्ट यह रहा, जो भी हमारा मंत्री रहा, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन होती है। लिमिटेशन क्या है? वो पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। कमाल की बात तो ये हुई, उसके बाद महबूबा जी ने तो सिखों को मिनिस्ट्री से भी निकाल दिया। अब डिलिमिटेशन जो कसर थी, वो डिलिमिटेशन कमीशन ने हमारी पूरी कर दी, ताकि कहीं से सिखा ही ना सके। जगमोहन जी, गुंजाइश तो अब बची नहीं है, सीधी सी बात है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की। लेकिन फिर भी एक आखिरी एफर्ट्स करने में क्या बुराई है? क्या एक बार तो फिर आप डिलिमिटेशन कमीशन को रिकमेंड करेंगे या गुजारिश करेंगे उनको कि सिखों को रिप्रेजेंटेशन मिले, 2 सीटें उनके लिए आरक्षित की जाए जम्मू और श्रीनगर में, जम्मू और कश्मीर में? देखिए जी, अभी रिसेंटली जब ये डिलिमिटेशन कमीशन आया था तो वो बहुत से डेलीगेशन से मिला, तो हमारा डेलीगेशन भी जब उनसे कश्मीर में मिला तो मुझे एक बड़ी होप बनी कि भाई एक जस्टिस जो थी उसकी हेड थी, तो जस्टिस में एक लीगलिटी होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, पॉलिटिशियन से कुछ पॉलिटिकल बात होती है। तो मैंने उनको जब मिला तो मैंने उनसे एक ही बात कही, मैंने कहा आपके दाएं बाएं जो लोग बैठे हैं, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है या वो इलेक्शन कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है या बाकी ऑफिशियल्स हैं, मैं इनको लूंगा कि इनको डायरेक्शंस मिलेगी पॉलिटिकल पार्टी से। बट चूंकि आप जुडिशरी में रह चुकी हैं, अपने टाइम पे बहुत सी जस्टिस ऐसी आपने डिलीवर की होंगी, लेकिन आज ये एक मौका है कि आप एक रियल जस्टिस जो है इस कम्युनिटी के साथ करें, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन 80,000 पॉपुलेशन हमारी कश्मीर में है और 272.70 जम्मू में है, लेकिन इट इज स्कैटर्ड, 127 विलेजेस में स्कैटर्ड है। तो हम लोग कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर पाते कोई कॉन्स्टिट्यूंसी। हालांकि
8 से 10 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर जो जम्मू की हैं और 4 कॉन्स्टिट्यूंसी कश्मीर की हैं, वी मैटर्स, वी आर अ स्मॉल गुड चंक ऑफ वोटर्स, लेकिन हम पूरा एक मेंबर कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्योंकि उतनी मेजॉरिटी हमारी नहीं बनती। तो हमने कहा उनको कि 2 सीटें हमें कश्मीर में रिजर्व कर दीजिए और 2 हमें जम्मू में रिजर्व कर दीजिए जहां पर सिख बस्ती हो। तो उन्होंने तो काफ़ी एश्योरेंस दी, लेकिन जब ये हमने अभी रिसेंटली जब इन्होंने मेंबर पार्लियामेंट के सामने जो पहला नोटिफिकेशन रखा तो उसमें देखा तो हमें कुछ नजर नहीं आया और अभी उसमें कोई क्लैरिटी भी नहीं दिख रही है। लेकिन हमने उस वक्त भी ये बात सबसे कही, उस वक्त भी पब्लिक डोमेन में ये बात रखी कि डिलिमिटेशन कमीशन का जो काम होता है वो ज्योग्राफिकल तौर पर डिवीजन होता है एक एरिया का। अगर जम्मू कश्मीर था, इसका ज्योग्राफिकल डिवीजन होना था कॉन्स्टिट्यूंसीज का, और उसमें अगर किसी कम्युनिटी को अगर प्रॉपर प्लेस ना मिले, उसकी जगह ना बन पाए, तो वहां पर रिजर्वेशन होती है, चाहे वो शिया है, चाहे वो सिख है, या कश्मीरी पंडित है, या वो कोई भी तबका हो, उसको एक रिजर्वेशन जो है वो जरूरी बन जाती है। बट हमने ये देखा कि वहां भी एक पॉलिटिकल एंगल्स देखा गया, ह्यूमैनिटी टच नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमने देखा कुछ लोगों की रिजर्वेशंस इतनी है जो ज्यादा है, वो सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। देश में हर आदमी का हक है और खसूसन तौर पर सिखों का कंट्रीब्यूशन, आज हम कहते हैं, हम नहीं कहते कि हमें आप पहाड़ दे दीजिए, लेकिन एक हमारी कंट्रीब्यूशन रही है इस देश में, जम्मू कश्मीर के इस इलाके में हमारी कंट्रीब्यूशन रही है, हमारी सेक्रीफाइस रही है। 65 की बार हुई, 71 की बार हुई। हमारा ड्राइवर जो है यहाँ पर फ्री जो हमारी सप्लाई जो थी वो आपके तमाम, चाहे वो सांबा बॉर्डर था, चाहे वो छम का बॉर्डर था, वहां फ्री देते रहे। तो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है कम्युनिटी की। वो एक हमारे सिद्धांत है हमारे गुरु नानक देव जी ने जो हमें दे रखे हैं कि हम लोग इतनी कंट्रीब्यूशन करते हैं नेशन के लिए। अभी जब ये कोविड का मामला आया, आप देखिए लोग घरों में छुप के बैठ के, लेकिन सिख लोग, चाहे दिल्ली हुआ चाहे जम्मू कश्मीर हुआ, ये लोग बाहर आए अपनी जान पर खेल कर कि हम लोगों की सोसाइटी की मदद करेंगे, लेकिन सोसाइटी हमें भूल जाती है। बाबू सिंह जी, आप इस डिलिमिटेशन कमीशन के ड्राफ्ट को किस तरीके से देखते हैं सिखों के निगाह से? सर, हमने ये जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट आई है जी, इसको अगर हम ये कहें कि ये पॉलिटिकल डिलिमिटेशन है, ये किसी खास पार्टी को नफा देने के लिए, खास पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए डिलिमिटेशन किया गया। जहां कहीं भी हमारी मैक्सिमम वोट थी उसको भी डिवाइड किया गया। रिप्रेजेंटेशन की तो बात ही नहीं है। इन्होंने तो सारे इवन जहां पर आप डिसाइडिंग फैक्टर थे उस फैक्टर को भी इन्होंने तोड़ने का प्रयास किया है। यस सर, प्रयास क्या तोड़ दिया है, उसको कर दिया है जी। क्योंकि जो हमारा कहीं हक बनता था, हम ये सोच रहे थे शायद ये कोई ऐसी रिजर्वेशन हमारा कोई कॉन्स्टिट्यूंसी निकालेंगे जिसमें हमारा ये फैक्टर जो रहेगा वो कामयाब कंटिन्यू रहेगा और हम आने वाले इलेक्शन में शायद वहां से अपना कैंडिडेट निकाल सकेंगे जी। लेकिन इन्होंने सारे जो कॉन्स्टिट्यूंसीज थी उनको तोड़ मरोड़ के ऐसे बनाया गया, किसी भी कम्युनिटी, हमारी किसी कम्युनिटी को छोड़िए, बाकी कम्युनिटी के साथ भी यही हाल हुआ है। उनकी भी जो जहां पे कंसंट्रेशन थी उनको भी डिवाइड किया गया, यहाँ को मर्ज कर दिया। इंटेंशन क्या है, आपको क्या लगता है, मंशा क्या है? ये पॉलिटिकल एजेंडा था। देखिए ना, सिंपल सी बात है, गांधीनगर एक वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जहां से इंडिपेंडेंट 2 बार से कैंडिडेट जीती हैं। एक एच एस पाली साहब जीते थे एज ए इंडिपेंडेंट, उसके पहले सरदार प्रद्युम्न सिंह जी जीते थे ये इंडिपेंडेंट। अब भी गांधीनगर का जो वोटर था वो इतना बड़ा चंक था कि हम 60-70 हजार से ऊपर चले गए थे। अगर वो कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी भी तोड़ फोड़ लेते लेकिन तब भी हमारा चंक, लेकिन अब जो उन्होंने हाल बनाया वो तो किसी काम का ही नहीं छोड़ा जी। वो तो हमें बिल्कुल ही डिवाइड करके किधर चले गए। आरएसपुरा हमारा एक अच्छा डोमिनेंट पॉकेट था, वो इतनी रिजर्व होने के बाद फिर रिजर्व करके रख दिया। नौशहरा हमारे पास एक अच्छा चंक था, नौशहरे को ने तोड़कर किधर जोड़ दिया। हमारे पास अच्छी खासी कॉन्स्टिट्यूंसी जो थी वो रामगढ़ की थी। रामगढ़ को रिजर्व करने के लिए और जाट या सिख आगे ना आए, वो कहां से 2 पंचायतें और मिलाकर वहां शेड्यूल कास्ट की ये बढ़ाकर ये इन्होंने आगे कर दी। मैं आपसे एक बिल्कुल सिंपल सी बात पूछता हूँ, हमारी 90 कॉन्स्टिट्यूंसी है ना इस वक्त जो उन्होंने करनी थी, 90 कॉन्स्टिट्यूंसी, 90 के बाद 2 हम वुमेन को देते हैं, वो इलेक्शन तो नहीं ना लड़ती। क्यों नहीं लड़ती, क्यों देते हैं? इसलिए देते हैं कि एक जब लड़कर कंटेस्ट करके आगे नहीं आ सकती, वुमेन की रिप्रेजेंटेशन रहे, तो एक अच्छी कम्युनिटी जो फ्रेटर्निटी को देखती है, भाईचारे को देखती है, पीस के लिए देखती है, उनकी कंट्रीब्यूशन स्टेट में इतनी बड़ी है, उसको ये क्यों इग्नोर कर रहे हैं?
जी। क्या अब मैं आपको एक बड़ी और मिसाल बताता हूँ जी। हम भी डिलिमिटेशन कमीशन के पास मिले, जहां हमारी सिख जो थे वो डिफरेंट डेपुटेशन में डिफरेंट फॉर्म में वहां पर गए, गुरुद्वारा कमेटी गई, अकाली दल की गई, दूसरे गए, कश्मीर में गए। वहां हमने कहा कि पीओजेके को आप क्यों रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहे? राइट, उनका भी राइट। पीओजेके की रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं दे रहे? हम 12 लाख लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसमें से 7-7.5 लाख जो वोटर है वो पीओजेके का है। हमने कहा आप हमें दीजिए ना सीटें। सो मच सो बीजेपी ने कहा इनको सीटें मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस ने कहा इनको मिलनी चाहिए थी, हमने कहा, वो तो 8-10 बोलते थे, हमने कहा 24 मिलनी चाहिए थी। उन्होंने कहा हमारा मैंडेट ही नहीं। हमने उनको आर्टिकल पढ़ाया, जिस अंदर बैठ के आर्टिकल पढ़ाया, आप पढ़ो, आपका मैंडेट है। ये 24 किसके लिए रिजर्व रख रहे हैं? जब लोग यहाँ बैठे हैं, एरिया का अगर आप नहीं ले सकते एरिया को वापस, तो वो जो मर्जी करो, लेकिन कम से कम वोटर तुम्हारा ये बैठा है, हम वोट दे रहे हैं, हम किसको दे रहे हैं वोट? जब हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव अंदर नहीं होगा, हमारी बात कौन करेगा? आज 70-74 साल गुजरने के बाद हम फिर रिफ्यूजी हैं, हम फिर डीपी के डीपी हैं। क्यों है? क्योंकि हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। हमें तो बहुत बड़ी उम्मीद थी, अब ये देते ना सिखों को दी, ना पीओजे के डीपी को दी। जगमोहन जी, बहुत सारी आपकी डिमांड्स हैं, लेकिन वो ट्रैक पर नहीं चढ़ पा रही हैं। क्या वजह लगती है आपको? क्या सरकार डेलिबरेटली ऐसा कर रही है? बिल्कुल, मैं तो पिछली बार भी आपसे इसी प्रोग्राम में ये बात करके गया हूँ कि हमें इस तरह से रखा जा रहा है जैसे कि हम बी क्लास सिटीजन हैं, और ये फीलिंग हमें प्रैक्टिकली तौर पर दी जा रही है। जैसे पंजाबी लैंग्वेज का मैंने जिक्र किया आपसे, तो अगर ऐसा करेंगे तो आने वक्त में हम तो अपील करेंगे अपने हर सिख भाई से, हम हर सिख के घर जाएंगे, उनसे कहेंगे आपके पास लास्ट में अपना एक हथियार है, वो है वोट जी। हम उस वोट का इस्तेमाल इस बार ऐसे करेंगे कि जो हमारे साथ ऐसी बदसलूकी करते हैं उनके साथ भी वैसे ही बदसलूकी की जाए, ताकि उन्हें समझ हो कि साहब वो सिखों के साथ इस तरह का जो सलूक रखे हुए हैं, ताकि उनको एक सबक मिले। वो हमें नेगलेक्ट करते हैं, आज हम उनको नेगलेक्ट करेंगे। जगमोहन जी, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़े लंबे समय से आप अपनी कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। आपको किस सियासी जमात ने दगा नहीं दिया है? अब आप किस पे भरोसा करेंगे? मुझे लगता है सबने दगा दी है। वही तो कह रहा हूँ, किसी ने आप वोट का इस्तेमाल तो करेंगे, पर खड़े कहाँ पे? नहीं, सब अजमाए हुए लोग हैं। नहीं, यहाँ बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज है। मैं आपको और बात बताऊं, भद्रवाह का एक एरिया है, मैं सीधी मिसाल रखूंगा, सुनने वाले इस चीज को समझ आएंगे। भद्रवाह में पहाड़ी पर हमारे लोग रह रहे हैं, वो हिंदू रह रहा है, मैं बात नहीं करूंगा मुस्लिम की, हिंदू रह रहा है, और ना वहां उसके पास पानी है और ना उसके पास बिजली है। और बैकवर्ड का होने का सबसे बड़ा बेसिक फंडामेंटल क्या है? ये साबो ये चीजें उनके पास ना हो, उनको आप बैकवर्ड। क्या आज तक भद्रवाह के उन एरियाज को इन लोगों ने कभी बैकवर्ड डिक्लेयर किया? बट मैं आपसे बताऊंगा, हमारे पास कश्मीर में कुछ लोग सड़क के किनारे रहते हैं, नेशनल हाईवे पर रहते हैं, और उसे बैकवर्ड करार दिया जाता है। तो ये जो एक सिलेक्टेड पॉलिसी है सरकार की, कुछ लोगों की, ये नहीं चलने वाली। आखिर अब जो नौजवान है वो पढ़ा लिखा है, समझ रहा है, वो जवाब जो है अपने वोट बैंक के उससे जरूर देगा, और तब की इन लोगों को जो ऐसा सोचते हैं, जो ऐसा करते हैं, उनको बाहर निकाल फेंकेंगे। लेकिन जगमोहन जी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज पार में आई, उन्होंने तो आपको इग्नोर किया ही। अभी तक मुझे लगता है कि जितनी जमातें हैं, चाहे रीजनल पार्टी हो चाहे नेशनल पार्टी हो, सब ने आपको इग्नोर किया है। नहीं, बिल्कुल सही बात है। वो तो मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने आपसे पिछले बार कहा था कि तमाम चीफ मिनिस्टर से हमारी जब भी बात होती है, या इवन जब ये लास्ट कुछ पीडीपी की गवर्नमेंट आई, पहली बार किसी ने अपने मैनिफेस्टो में ये बात रखी कि सिखों को माइनॉरिटी स्टेटस दिया जाए और उनकी पंजाबी के साथ एक सही सलूक किया जाए। फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन देखा को उन्होंने सबसे ज्यादा इग्नोर किया। उन्होंने जो वो आप बोल रहे हो, बच्चों की नौकरी का जो एक हमारा पैकेज था नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज के लिए, जो उस वक्त मनमोहन सिंह जी ने दिया था एज प्राइम मिनिस्टर, उसको रोके रखा कुछ लोगों ने सेक्रेटरीट में। जब ये महबूबा जी आई और इन्होंने क्या किया, उसको 425 ऑर्डर में लाकर नॉन माइग्रेंट माइनॉरिटीज को बना दिया, इट्स ओनली फॉर कश्मीरी पंडित। बाबू सिंह जी, ऐसा इग्नोर किया। आखिरी सवाल आपसे, 36 मैसेकर का अभी तक जांच नहीं हो पाया है, कुछ उसका आउटकम से निकल पाया? सर, पिछले 21 साल से हम इस बात को उठा रहे, हर फॉर्म पे उठा रहे हैं जी। जो ही मार्च का महीना आता है, हमारे जख्म फिर ताजे हो जाते हैं, क्योंकि वो बेचारे 35 बेदोश लोग मारे गए उस वक्त।
उस वक्त सेंटर की पूरी जितनी टीम थी, जितनी गवर्नमेंट थी, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो हमारे पास वहां चिटसिंगपुरा में आई जी। और हमारे साथ बड़े बड़े वादे किए गए जी। हम आपको रिहेबिलिटेट करेंगे, हम आपको नौकरियां देंगे, पैकेज देंगे, आप यहीं ठहरे, क्योंकि उस वक्त भी कश्मीर का सरदार माइग्रेशन के लिए तैयार था जी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने सब मिलकर हमको वहां पे रोके रखा विद दिस एश्योरेंस कि हम आपको पैकेज देंगे, आपको मुराद देंगे, आप यहाँ आपके नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज 21 साल गुजरने के बाद भी उसकी प्रोब आज तक नहीं हुई। हमको ये सिर्फ ये पता चलता कि हमारे निर्दोष लोग मारे किसने, क्यों मारे गए। उसके बाद उसके 8 दिन के बाद एक पथरीवाल में एक वाक़ा हुआ, उसकी इंक्वायरी भी हो गई, उसका कोर्ट मार्शल भी हो गया, उसकी जो कल्प्रिट्स उनको सजा भी मिल गई, वो हो गया। लेकिन सिख मैसेकर ऑफ चिटसिंगपुरा इट इज स्टिल ए मिस्ट्री। इस वक्त तक ये मिस्ट्री है, हमको ये पता नहीं लग रहा कि ये हमारे बेदोष लोग किसने मारे। और गवर्नमेंट से हम पुरजोर इल्तिमास करते हैं कम से कम उसकी इंक्वायरी करके ये तो पब्लिक करे ना कि भाई चिटसिंगपुरा में इतना बड़ा मैसेकर हुआ तो किया किसने, कौन रिस्पांसिबल है इसके बाद। बाबू सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जगमोहन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंटरेस्टिंग तो था लेकिन समय का अभाव है, समय हमें अलो नहीं कर रहा है। सुचवंत सिंह जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों सिख कम्युनिटी के साथ बाकायदा में एक तरीके के साथ इनजस्टिस किया जा रहा है और वो लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। बात हो राजनीतिक आरक्षण की, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, उसमें भी सिखों को डिप्राइव किया गया है। बार बार जब गृह मंत्री अमित शाह आए थे तब भी उन्होंने मुलाकात की थी और डिलिमिटेशन कमीशन को भी आग्रह किया था कि स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, सिखों को 1 या 2 सीटें, एक कश्मीर में, एक जम्मू में आरक्षित की जानी चाहिए ताकि उनकी रिप्रेजेंटेशन हो जाए। जब उनकी रिप्रेजेंटेशन हाउस में होगी तब भी वो अपने मुतालबात उसमें रख सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई रिजर्वेशन नहीं मिली। उल्टा जिन जगहों पर ये डिसाइडिंग फैक्टर थे उनका कॉन्स्टिट्यूंसी को ऐसे हिस्से से डिवाइड किया गया कि वो अब डिसाइडिंग फैक्टर नहीं रहे। दूसरी लैंग्वेज की बात करेंगे, पंजाबी को लेकर के लगातार वो स्ट्रगल कर रहे हैं। पंजाबी को भी सम्मान मिलना चाहिए। बाकी भाषाओं को, 5 भाषाओं को राज्य की भाषा का दर्जा दिया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पंजाबी को। अगर गुरुद्वारा प्रबंधक बोर्ड और कमेटियों की बात करें, उनके इलेक्शन लंबे समय से ड्यू हैं। कोर्ट ने फटकार भी लगाई है बट उस पर भी कोई निगाह जो है सरकार द्वारा नहीं डाली जा रही है और आखिर में नॉन माइग्रेंट्स जो कोटा था इनका वो इनको नहीं मिला है। सरकार ने SRO 425 निकाला है जो स्टेट यूटी गवर्नमेंट ने, तो उसमें इनको डिप्राइव किया गया। चर्चा करेंगे। सुचवंत सिंह जी सिख लीडर हैं। सुचवंत सिंह जी आपका स्वागत है। जगमोहन सिंह रैना ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन है, आपका भी स्वागत है। बाबू सिंह जी कश्मीर सिख संगत से ताल्लुक रखते हैं, आपका भी स्वागत है। मैं शुरुआत जगमोहन सिंह जी से करूंगा। जगमोहन जी क्या लगता है इस तरह से इग्नोरेंस क्यों है सरकार की? देखिए साहब, खसूसन तौर पर पिछले 30 सालों में जब से रियासत जम्मू और कश्मीर एक टर्मोइल के अंदर रही, उसमें सिखों की डिमांड्स जो हैं वो सामने आना शुरू हुई। लेकिन उससे पहले जो डिमांड्स थी वो पॉलिटिकल नेचर की थी कि भाई कॉन्स्टिट्यूंसीज में हमें मौका दिया जाए, रिजर्वेशन हो। लेकिन एक्चुअल प्रॉब्लम जो शुरू हुई वो इन 30 सालों में हुई। हालांकि प्रॉब्लम रिफ्यूजी बनने के बाद जब 1947 में सिख बस्तियां जो थी, जो बॉर्डर के पास रहती थी, जो मुजफ्फराबाद में थी, जो मीरपुर में थी, जो पुंछ इलाके में थी, जब वो लोग वहां से मारे गए और वो यहाँ आए, उस वक्त से एक प्रॉब्लम थी। लेकिन अब जो प्रॉब्लम है वो इकोनॉमिकल नेचर की है, रिलीजियस नेचर की है। तो अब उन प्रॉब्लम को इजाला करने के लिए हमने प्रधानमंत्री से मुलाकात की, हमने यूनियन होम मिनिस्टर से 5 बार मुलाकात की, जम्मू कश्मीर के जितने भी चीफ मिनिस्टर हुए 90 से लेकर और गवर्नर रहे, सबके सामने रिटर्न तौर पे हमने अपने मसाइल जो है, प्रॉब्लम जो है उनके सामने रखी। लेकिन हमें ये बात समझ नहीं आई कि किसी भी एक प्रॉब्लम का इजाला सरकार ने नहीं किया। हालांकि मुझे एक बार याद है कि एक चीफ मिनिस्टर ने होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को अपने कमरे में बुला के इंस्ट्रक्शंस दी
कि साहब ये इश्यूज हैं इनके, इनको फौरन हल कीजिए, आप दिल्ली जा रहे हैं उनके साथ टेकअप कीजिए, लेकिन वो इश्यूज कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ। ये मैंने आपको बेसिक चीज बताई। अब रहे इश्यूज, वो हम आगे चल के आपके साथ जरूर बात करेंगे, लेकिन एक चीजें होती है जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, जो हमसे ये लोग हमें नहीं दे रहे हैं, जैसे कि माइनॉरिटी स्टेटस पूरी हिंदुस्तान भर में है, जहां नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट जो है वो एक्सटेंडेड है। हमने इनको बार बार ये कहा, यहां तक मैं नहीं कहूंगा कि कुछ एक जो हमारे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे वो आके रियासत जम्मू कश्मीर में यहाँ के चीफ मिनिस्टर और ऑफिसर से मिले कि साहब आप नेशनल कमीशन माइनॉरिटी एक्ट यहाँ क्यों नहीं एक्सटेंड करते। लेकिन आर्टिकल 370 से पहले वो ये कहते थे ये सेंट्रल लॉज है, लेकिन आर्टिकल 370 के जाने के 2 साल हो चुके हैं, तो आज कौन सी प्रॉब्लम है। इसके अलावा हमारी पंजाबी जबान जो पिछले 200 साल में एक J&K कॉन्स्टिट्यूशन के 138 आर्टिकल में एक रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज थी, और उस लैंग्वेज को आर्टिकल 370 हटाने के बाद जब इन्होंने लैंग्वेज का फार्मूला लाया तो वो पंजाबी जबान को बाहर निकाल के फेंक दिया। तो मेरा आपको साफ साफ ये कहना है कि सिख जम्मू एंड कश्मीर में इकोनॉमिकल तौर पे पछाड़ दिए गए, यहाँ रिलीजियस तौर पे उछाल दिए गए, और यहाँ